Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज 31 अक्टूबर है और हम सभी को पता है कि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से जानते हैं। आखिरकार इस दिन को क्यों मनाया जाता है और कब से इस दिन की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे कहते हैं। और इस साल का राष्ट्रीय एकता दिवस खास है। खास क्यों है? क्योंकि इस बार हम 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत को यूनिफाइड करने के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इस दिन की शुरुआत 2014 में की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया था गुजरात में, नर्मदा नदी पर, जो कि टॉलेस्ट स्टैच्यू आपको वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम क्या है? एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 में गुजरात में। साथ ही हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। इन्होंने अलग अलग जो देसी रियासतें थी उनसे बात करके भारत को एकीकृत करने का काम, भारत को यूनिफाइड करने का काम किया है। इसलिए इन्हें हम, मतलब इनकी याद में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनवाया है। फिर बारदोली जब सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फ्रेम किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? तो बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इन्हें सरदार का टाइटल दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने सिविल सेवाओं में मॉडर्नाइज करने के लिए, जो आज मॉडर्न सिविल सेवा आपको देखने को मिलती हैं, वो किसने शुरू की है? एक तरीके से उन्हें मॉडर्न करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट डे। आज हमें और क्या क्या नई बातें डिस्कस करनी है? तो आज हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आखिरकार ये इंडेक्स क्या होता है, क्या पब्लिश किया जाता है और भारत की पोजीशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा आज के सेशन में हमें IUCN के बारे में बात करनी है। हम विकिपीडिया के बारे में बात करेंगे, काफी सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003। या पूछा जा सकता है कि विकिपीडिया के फाउंडर कौन है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए गए हैं और किए जा सकते हैं। तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक को भी पढ़ते हुए चलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? और पीडीएफ के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और टेलीग्राम से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को फ्रीली डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। हमारे देश के दो जीआई प्रोडक्ट हैं जिनको पहली बार शिपमेंट किया गया है यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में पहली बार इनको एक्सपोर्ट किया गया है। फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट, ठीक है, फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग इंडी एंड पुलियानकुडी लाइम्स। लाइम्स मतलब हो गया आपके नींबू। तो तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य में पाए जाने वाले जीआई टैग जो नींबू है, जो लाइम है, इनको पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में अपेडा कहा जाता है, अपेडा ने पहली बार एयर शिपमेंट किया है जीआई टैग इंडी लाइम जो कि कर्नाटका में पाया जाता है, एंड पुलियान कुडी लाइम जो कि तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने मेंशन किया, इंडी लाइम कर्नाटका राज्य में पाया जाता है, विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। अपने हाई जूसेस में जूस का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा इसका अरोमा या सुगंध होती है जिसके लिए ये फेमस है।
नाउ बात करते हैं पुलियानकुडी लाइम, जो कि तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। इसमें भी जूस का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच इज़ 55%। इसमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलेंगे, जो हमारे डाइजेशन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2025 में ही इसे जीआई टैग मिला है। अब प्रश्न आता है कि जीआई टैग कौन देता है? तो जीआई टैग जो दिया जाता है वो डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट को हमने यूके में शिप किया है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिशन 007। आप लोगों ने जग्गी वासुदेव के बारे में या ईशा फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। और ईशा फाउंडेशन जो है वो लंबे समय से एक प्रोग्राम रन कर रही है जिसका नाम है सेव सॉइल। ठीक है, आपको पता है कि लगातार हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और हमको ये भी पता है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। आप पेड़ को अगर काटोगे तो क्या होगा? जब पेड़ को काटा जाएगा तो जो भी इम्पोर्टेंट सॉइल है, सॉइल के जो मिनरल्स हैं वो सब पानी में बह जाएंगे। ठीक है, जिसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। और सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कल्टीवेशन करना है, फसलों का उत्पादन करना है, तो जब सॉइल होगी तभी तो फसलों का उत्पादन होगा। तो ईशा फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है सेव सॉइल। और ऐसे कई सारे फाउंडेशन हैं जो लगातार सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो पहली बार लीगल प्रोटेक्शन के लिए लॉ पास किया गया है आईयूसीएन में। ठीक है, सो आईयूसीएन अडॉप्टेड वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सॉइल प्रोटेक्शन लॉ प्रपोजल 007। इसका नाम रखा गया है मिशन 007। आईयूसीएन का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने ही 007 जो मिशन है उसको प्रपोज किया था, जो कि एक सॉइल प्रोटेक्शन लॉ है। और इसके फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है बाय द आईयूसीएन। और ये वर्ल्ड का पहला ग्लोबल सॉइल प्रोटेक्शन लॉ आपको देखने को मिलेगा। इसे प्रपोज किसने किया है? सेव सॉइल, जो कि ईशा फाउंडेशन के द्वारा रन किया जाता है। ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडी एट पेस यूनिवर्सिटी इन द यूएसए और ऑस्ट्रेलियन सॉइल प्रोटेक्शन थिंक टैंक अरोरा के द्वारा इसे प्रपोज करने का काम किया गया था। ठीक है, इसके अडॉप्शन के बाद आईयूसीएन ने इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद आईयूसीएन क्या करेगा? एक वर्किंग ग्रुप बनाएगा। और ये वर्किंग ग्रुप स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरीके से नियम कानून होने चाहिए, जिससे हम सॉइल का प्रोटेक्शन कर सकें। अगर हम बात करें आईयूसीएन के बारे में, 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कई सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट एंड रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम आईयूसीएन करता है, जैसे कि रेड लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट को अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ये सभी रिपोर्ट आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इस साल जो आईयूसीएन की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? आबू धाबी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रानी चन्नम्मा के बारे में। रानी चन्नम्मा की जो लेगेसी है, इन्होंने जो एक बैटल लड़ी थी जिसको हम कित्तूर बैटल कहते हैं, कित्तूर का जो इन्होंने युद्ध लड़ा था 1824 में, उसके 200 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर एक कॉइन इशू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू 200 रुपीज commemorative coin to mark 200 year of रानी चिन्नम्मा historic victory 1824 at the कित्तूर। तो कित्तूर में इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसी की मेमोरी में इस कॉइन को इशू करने का काम किया है। चलिए कुछ बातें मैं रानी चिन्नम्मा के बारे में आपको बताती हूँ। 23 अक्टूबर को 1778 में कगाती विलेज, जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है, लिंगायत फैमिली में रानी चिन्नम्मा का जन्म होता है। फिर रानी चिन्नम्मा की जो शादी है वो राजा मलासराज ऑफ कित्तूर के साथ होती है, मतलब कित्तूर के राजा के साथ इनकी शादी होती है। लेकिन कुछ समय बाद कित्तूर के जो राजा हैं उनकी डेथ हो जाती है 1816 में। 1816 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद रानी क्या करती है? एक बेटे को अडॉप्ट करती, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को अडॉप्ट किया था कि अगला राजा कौन होगा, राइट? तो वैसे ही रानी चिन्नम्मा भी एक बेटे को अडॉप्ट करती हैं जिनका नाम होता है शिवलिंगप्पा।
ठीक है, लेकिन आपको पता है उस समय तक आ चुका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था, अगर किसी भी राज्य का लीगल हेयर नहीं है, लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, अपने खुद के बच्चे के बारे में बात हो रही है, अगर लीगल हेयर नहीं है तो उस किंगडम को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाएगा। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प की नीति के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी की मेंटेलिटी थी कि कित्तूर को भी वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनाए, लेकिन रानी चिन्नम्मा एग्री नहीं थी। इसलिए कित्तूर रिबेलेशन या कित्तूर विद्रोह 1824 में होता है। इसको लीड करने का काम रानी चिन्नम्मा करती हैं। ठीक है, पहली बैटल में ब्रिटिशर्स को हरा देती हैं, लेकिन जब सेकेंड टाइम बैटल होती है तो ये मारी जाती हैं 1829 में। लेकिन खास बात यह है कि ये पहली इंडियन फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के पहले एक पावरफुल बैटल लड़ी है ब्रिटिशर्स के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति कौन लेकर आया था, डलहौजी लेकर आया था, ये बात आपको पता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, भगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को एनेक्स किया गया, उस पर कब्जा किया गया लीगल उत्तराधिकारी ना होने की वजह से। चलिए, अब अगले हम एक शेफ के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है संजीव कपूर। सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, इनको कई बार आपने टीवी में देखा होगा। एक जाने माने शेफ और पद्मश्री अवार्डी हैं संजीव कपूर। और संजीव कपूर टीवी में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें वो कई सारे जो इंडियन हैं, फार्मर्स हो गए, बच्चे हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक न्यूट्रिशनल मील तैयार कर सकते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व हों। इसलिए यहाँ पे संजीव कपूर जी को रिसेंटली टॉप एग्री फूड पायोनियर बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा एग्री फूड पायोनियर अवार्ड दिया गया है संजीव कपूर को। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी नॉर्मन वॉरलॉक के द्वारा। जैसे कि एम एस स्वामीनाथन को भारत में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का जनक कहते हैं, वैसे ही पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक जाने माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉक। उन्होंने ही 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की थी और इनके द्वारा ही ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि बुकर प्राइज दिए जाते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिए जाते हैं, वैसे ही एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा रही है जिसका नाम है चिल्ड्रन बुकर प्राइज। मतलब आने वाले समय में चिल्ड्रन बुकर प्राइज, जो बच्चे बुक्स लिखेंगे उस पर भी प्राइज दिया जाएगा। तो बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा अनाउंसमेंट किया है कि बहुत जल्दी वो लॉन्च कर रहे हैं चिल्ड्रन बुकर प्राइज। इसमें 8 से लेकर 12 ईयर के जो भी बच्चे हैं, जो भी फिक्शनल बुक लिखते हैं, उनको यहाँ पर यह अवार्ड मिलेगा। और इस अवार्ड का जो डेब्यू होगा, मतलब पहली बार ये जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 2027 में दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें एज ग्रुप याद रखना है, 8 से लेकर 12 साल तक है। कोई भी बुक जो पब्लिश होती है कहाँ पर, यूके और आयरलैंड में, ओरिजिनल वर्क और जो भी ट्रांसलेटर होता है, दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। और एको फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक वो सभी पर्सन जिन्हें बुकर प्राइज या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और जो इंडियन है, जैसे कि सलमान रश्दी, क्योंकि एसएससी सेवरल टाइम इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, ये आपको रिपीटेड FYQs देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अनुदधि रॉय, अनुदधि रॉय से कई बार क्वेश्चन आए हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडीगा, इस पे तो मूवी भी बनी है, द वाइट टाइगर। गीतांजलि श्री, टॉम ऑफ सेंट। और भानु मुस्ताक, हार्टलैम। तो ये आपको सभी नाम, सभी बुक्स और ट्रांसलेटर याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आप चाहो तो पिछले 5 साल के एसएससी के PYQ डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन पे विजिट करके, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स को लेकर परेशान है कि किस तरीके से करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर
करना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मंथ मैं टॉप 300 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के लेकर आती हूँ, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, मैगजीन के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं केवल 25 रुपये में। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ये 300 क्वेश्चन हर महीने के आपने पढ़ लिए तो इसके बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ये बच्चों का फीडबैक भी रहा है, मैं बच्चों के फीडबैक अक्सर टेलीग्राम में शेयर भी करती रहती हूँ, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि ये जो आपके टॉप 300 एमसीक्यू हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट बुक लेकर आई जाती है जिसका नाम है बैंकिंग करंट अफेयर्स। ये तो आपको करनी ही करनी है, साथ में बैंकिंग वालों को ये वाली मैगजीन भी कंप्लीट करनी है अपकमिंग एग्जाम में स्कोर करने के लिए। मोर अपडेट के लिए आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना। वहां पर पेड नोट्स वाला एक सेगमेंट है जहां पर आपको ये सभी मैगजीन्स मिल जाएंगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलॉन मस्क लॉन्च ग्रोकीपीडिया। आप लोग ने विकीपीडिया के बारे में सुना होगा, कुछ भी आपको सर्च करना पड़ता है आप विकीपीडिया पे सर्च कर लेते हैं, होता है ऐसा। आप लोग ने भी कई बार विकीपीडिया का इस्तेमाल किया होगा। विकीपीडिया भी एक प्रकार का ओपन सोर्स नॉलेज सिस्टम है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट को लिख सकता है ना, पढ़ सकता है। तो ओपन सोर्स नॉलेज सिस्टम आपको विकीपीडिया देखने को मिलेगा। तो सिमिलर टू द विकीपीडिया, यहाँ पर एलॉन मस्क लॉन्च कर रहे हैं ग्रोकीपीडिया। ठीक है, एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है ओपन सोर्स नॉलेज रिपोजिटरी ग्रोकीपीडिया। ये वेबसाइट फ्री होगी टू ऑल यूजर्स और मिलियन ऑफ आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल किए जा चुके हैं। ये आपकी एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होगी जो कि पावर्ड है बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि लंबे समय तक एलॉन मस्क विकीपीडिया को क्रिटिसाइज करते आए हैं कि यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है वो एक तरीके से जो लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे इनके एलिगेशंस रहे, उसके बाद इन्होंने ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया है जो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। कोई भी व्यक्ति इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है और इस पे लिख भी सकता है। ठीक है, अगर हम विकिपीडिया के बारे में बात करें तो 15 जनवरी 2001 में विकिपीडिया की शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर के द्वारा की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा 15 जनवरी 2001 में विकिपीडिया की शुरुआत की गई, जो कि एक ओपन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, विकी का मतलब होता है कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर और इंसाइक्लोपीडिया के कॉम्बिनेशन से विकिपीडिया बना है। ठीक है, विकिपीडिया पहले केवल इंग्लिश में हुआ करता था और विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा इसे रन किया जाता था, लेकिन आज के समय में विकिपीडिया के जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और 2003 में हिंदी वर्जन की शुरुआत भी की गई थी। नाउ बात करते हैं एक्स के बारे में। ठीक है, एक्स का पुराना नाम ट्विटर था। 2006 में जैक डॉर्सी, ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विटर के फाउंडर और पहले सीईओ, फर्स्ट सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी है, जिन्होंने 2006 में इसका फॉर्मेशन किया था। लेकिन 2022 में एलॉन मस्क ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और इसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ना बात करते हैं एक मॉन्स्टर मिसाइल के बारे में। ठीक है, इसका नाम मॉन्स्टर मिसाइल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत ह्यूज है, इसलिए इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है। तो साउथ कोरिया ने अनवील किया है अपना मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम है हनमून 5। क्या नाम है? हनमून 5 इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इस मिसाइल को लॉन्च किया है और एक प्रकार की ये बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साइज के कारण इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है। ये 8 टन वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है और 600 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर रेंज तक ये पेलोड को कैरी करने में कैपेबल हो जाएगी। खास बात इतनी है, ये है कि अगर अंडरग्राउंड भी कोई 100 मीटर तक टारगेट है, अंडरग्राउंड 100 मीटर भी अगर कोई टारगेट है तो ये मिसाइल उसे भी पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल दिखेगी आपको। ठीक है, और इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। किसकी है ये? साउथ कोरिया की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट के बारे में। लगातार आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, उस समय अमेजॉन के जो फॉरेस्ट हैं, जिन्हें हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं,
तो ये अमेजोन की फॉरेस्ट कैसे रिएक्ट करेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है। इसके लिए ब्राजील में एक प्रोजेक्ट रन किया गया जिसका नाम है अमेजोन फेस प्रोजेक्ट। तो ब्राजीलियन साइंटिस्ट के द्वारा अमेजोन फेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई टू स्टडी हाउ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट विल रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फ्यूचर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा तो उस समय अमेजोन रेन फॉरेस्ट किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। ब्राजीलियन फेडरेशन गवर्नमेंट और यूनाइटेड किंगडम का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अमेजोन फेस, फेस का मतलब है फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट। फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट फेस का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो किस तरीके से लगातार जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो किस तरीके से वर्ताव करते हैं, मतलब चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट जो है उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, उसे यहाँ पर मॉनिटर करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेंसर रिकॉर्ड करेंगे फॉरेस्ट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन एवरी 10 मिनट। हर 10 मिनट में जो भी ये लोग कंडीशन डेवलप करेंगे, जो एक क्लाइमेट कंडीशन को जनरेट करेंगे, और 10 मिनट में, हर 10 मिनट में उसको सेंसर की मदद से ऑब्जर्व किया जाएगा। शोइंग हाउ ट्री लेवल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, वाइल रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन रिस्पॉन्स टू रेन स्टॉर्म एंड सनलाइट, और किस तरीके से फिर ऑक्सीजन को ये रिलीज भी करती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा ये टाइम मशीन की तरह काम करेगा। अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, डन। 60% इसका एरिया ब्राजील में आता है, 13% पेरू में और 10% कोलंबिया, इसके अलावा कुछ और कंट्री जिसमें थोड़ा थोड़ा एरिया अमेजोन रेन फॉरेस्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये पहली प्रेसिडेंट बन चुकी हैं जिन्होंने राफेल जेट को फ्लाई करने का काम किया है। साथ ही साथ ये पहली हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की जिन्होंने दो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है। एक तो राफेल हो गया, इसके पहले इन्होंने सुखोई को भी फ्लाई करने का काम किया था। ठीक है, तो इन अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 30 मिनट का शॉट फ्लाई करने का, या शॉटी, शॉटी का मतलब क्या होता है, शॉटी का मतलब होता है सुप्रीम कमांडेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स की पोजीशन। ठीक है, तो इन्होंने राफेल जेट को फ्लाई करने का काम अंबाला एयरबेस हरियाणा में किया, और ये पहली प्रेसिडेंट इंडिया की बन चुकी हैं जिन्होंने दो फाइटर जेट को फ्लाई किया है। एक तो राफेल है, दूसरा है सुखोई 30। सुखोई 30 को 2023 में इन्होंने फ्लाई किया था तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन आसाम में। ठीक, जब प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम बात करेंगे। आपको मैंने बताया था एपेक, एपेक की जो मीटिंग है वो साउथ कोरिया में हो रही थी। इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी गए हुए थे। जब साउथ कोरिया डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो वहां पर इन्हें गोल्डन क्राउन का रिप्लिका, गोल्डन क्राउन का रिप्लिका दिया गया, और साउथ कोरिया का जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनबा। ठीक है, ये ऑर्डर, ये या जो ऑनर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने पीसफुल वर्क किया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिनको ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6-7 के बारे में। इसको 67 नहीं पढ़ना है, इसको 67 नहीं पढ़ा जाता, इसको 6-7 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है 6-7 को। ठीक है, डिक्शनरी.com ने 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, जो कि जेंजी जो होते हैं, आजकल एक वायरल स्लैंग आपको देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है सो मे बी दिस, है ना, इसका ये एक मीनिंग निकलता है। तो 6-7 आपको वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल मिलिट्री किसकी है। यहाँ पे देखा जाता है कितने नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं, कितने नंबर ऑफ आपके पास टैंक्स हैं, कितने नंबर ऑफ आप मिसाइल हैं, कितना आप डिफेंस में बजट दे रहे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसे अलग अलग 60 पैरामीटर होते हैं।
जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है और बताया जाता है कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्स कौन सी है। तो यूएसए, अमेरिका वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री रखता है और अमेरिका का भी बजट जो है वो डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, फिर रशिया, फिर चाइना और फिर चौथे नंबर पे इंडिया। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया फोर्थ नंबर पे है। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास टोटल टैंक 4200 और टोटल एयरक्राफ्ट लगभग 2200 आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया का स्कोर 0.1184 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस ने दो इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पहला प्लेटफॉर्म है कोयला शक्ति डैशबोर्ड और दूसरा है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल, जिसको नाम रखा है क्लैम्प। क्लैम्प पोर्टल, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लैम्प पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का है। अब ये दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म काम क्या करते हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा डेवलप किया गया है। अब जैसे कि माइनिंग एरिया है, वहां से कोयले की माइनिंग हुई, फिर माइन होने के बाद लॉजिस्टिक के लिए ये ट्रकों में लोड हुआ, ट्रकों में लोड होने के बाद ये पावर प्लांट जा रहा है, इंडस्ट्री जा रहा है, तो एक पूरी वैल्यू चेन डेवलप हो रही है। तो इस पूरी वैल्यू चेन को माइनिंग से लेकर मार्केट तक, इसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इसे डेवलप और मेंटेन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कोल कर रहा है। इसमें आप क्या करोगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो भी ट्रक जा रहे हैं, माइन से निकल रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, आप इनको पूरा लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। अगर इन ट्रकों को रोका जाता है, कोई भी डिस्टरबेंस आता है वैल्यू चेन में, कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है, तो आप उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाओगे, उसके लिए सहायता भेज पाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। ना बात करते हैं क्लैम्प पोर्टल। क्लैम्प का मतलब है कोल्ड लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि झारखंड में या कहीं भी कोल की माइंस का पता चला। जब किसी एरिया में हमें कोयले के बारे में जानकारी मिलती है और हम माइनिंग करना शुरू करते हैं, तो तब क्या होता है, पहले तो उस जमीन को एक्वायर करना पड़ता है। उस जमीन में जो भी लोग रह रहे हैं उनको या तो आप कंपनसेट करोगे या उनको रीसेटल करने का काम, दूसरी जगह उनके लिए घर बना के दोगे, नौकरियां दोगे, इस तरीके से पूरे काम होते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए क्लैम्प पोर्टल है, एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सॉल्यूशन है जो कि मैनेज करेगा लैंड एक्विजिशन, किस तरीके से आप लैंड को खरीद रहे हो, किस तरीके से लोगों को आप रीसेटल कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को आप कंपनसेट कर रहे हो। ठीक है, ये पूरा काम क्लैम्प पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर आपने जब लैंड खरीदा है तो इसके डिजिटल रिकॉर्ड होंगे, फाइनल कंपनसेशन पेमेंट होगा, उसको अपलोड करना, अपडेट लैंड ओनरशिप, रिड्यूस ह्यूमन डिस्क्रिएशन, लिंक कोल पब्लिक सेक्टर इंटरटेकिंग कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिंक करना एक प्लेटफॉर्म पे, और रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट, ये काम आपको क्लैम्प पोर्टल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से कुछ नए करंट अफेयर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात आती है साइक्लोन मोन्था। रिसेंटली इसका लैंडफॉल देखा गया। ये साइक्लोन मोन्था जो नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, बे ऑफ बंगाल में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इंडिया की रैंकिंग आपको फोर्थ नंबर पे देखने को मिल जाएगी। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पे एक वोल्फ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि इन वोल्फ का अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, नए बच्चों का जन्म हो रहा है और एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस बन चुकी है। टूरिस्ट को बुलाने के लिए कई सारे कैंपेन्स को रन किया जा रहा है, इसलिए वोल्फ सेंचुरी आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। क्या नाम है इसका, महुआ दनार वोल्फ सेंचुरी, जो एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में जो डेडिकेटेड है एंटायरली फॉर ग्रे वोल्फ। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको झारखंड राज्य में देखने को मिल जाएगी। अब ताल वॉल्केनो, रिसेंटली इसमें 4 माइनर इरप्शंस देखे गए। 4 माइनर इरप्शंस यहाँ पर देखे गए ताल वॉल्केनो में। पूछा जा रहा है कि ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है,
तो ये ताल कहाँ पर है, फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली एक नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, 1515। क्या है इसका नंबर? 1515 देखेंगे हम। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जिसका नंबर है 1515 1515। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए है और 1 नवंबर 2025 से ये इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। पुराना नंबर ये था, अब नया नंबर आपको ये देखने को मिल जाएगा, नया हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज रिवाइव द हिस्टोरिक 150-year-old दरबार मूव ट्रेडिशन ऑफ शिफ्टिंग इट्स कैपिटल। ठीक है, अब देखिएगा, हम सभी को पता है कि ठंड का सीजन आ रहा है और ठंड के सीजन में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, तो काम कई सारे रुक जाते हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है। लगभग 150 साल पुराना ये ट्रेडिशन है, लेकिन बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा थे। मनोज सिन्हा जी के समय इस ट्रेडिशन को स्टॉप कर दिया गया था। वापस से इस ट्रेडिशन की शुरुआत हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम रिवाइवल कर रहे हैं, वापस शुरू कर रहे हैं 150-year-old ट्रेडिशन दरबार मूव को। इसमें यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है श्रीनगर, समर कैपिटल, जम्मू विंटर कैपिटल, यहाँ पे शिफ्टिंग करने का काम किया जाता है। ठीक है, इस ट्रेडिशन की शुरुआत महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1872 में की गई थी, लेकिन 2021 में इसको स्टॉप कर दिया गया था मनोज सिन्हा जी के द्वारा, कॉस्ट कटिंग को लेकर। वापस से इसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। कल के सेशन में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस स्पेसिफिक फंड के अंदर स्पेसिफाइड एग्जम्पशन कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपने कल का सेक्शन देखा होगा, कल का करंट अफेयर्स का सेगमेंट पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। तो जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।